ऑलराइट जी, आवाज आ रही है। लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था, हमने फोर्सेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ फोर्स, न्यूटन्स के लॉज मैंने आपसे कुछ लिखवाए थे, कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस की एंड लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक हो गया कि ये फोर्सेस क्या है, वो फोर्सेस क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। और हमने सारी बेसिक्स ऑफ फोर्सेस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने फोर्सेस का थोड़ा बहुत बेसिक्स और क्या क्या किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर, बेसिक फोर्सेस के बारे में। सर हमने लास्ट क्लास सर हमारी कल नहीं हुई थी यहाँ से परसों भी नहीं हुई थी। वो तो पता, परसों वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें क्या क्या किया था। सर उसमें एक से मैं चेक करता हूँ सर। ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये 5 दिन है आपकी क्लासेस के, सही है ना? मिल गया था टाइम टेबल? ठीक। सर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और और सैटरडे और संडे, वो टाइम टेबल ग्रुप पे अपलोडेड है। ठीक है। सर वैसे परसों भी नहीं हुई थी। परसों हुई है? नहीं हुई थी? वो आप आए नहीं थे, आपने बहुत लेट, मैंने देखा कोई 40 मिनट बाद मुझे ईमेल आई कि आपने ज्वाइन किया था, दोनों नहीं आए थे परसों। लास्ट टाइम अच्छा सर। 25 मिनट वेट किया था। सर सॉरी सर मैं आ जाऊंगा सर सॉरी। टाइम टेबल देखिए और उसको फॉलो कर लें, ठीक है जी। तो लास्ट हमने फोर्सेस और बेसिक्स वगैरह की थी, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब फ्रिक्शन बड़े टाइप्स की हो सकती है, ड्रैग फोर्स के नाम से भी है, हवा में हो तो एयर सर वो रेजिस्टेंस, क्वेश्चन का आपका। पानी में हो तो अपथ्रस्ट के नाम से है चीज। सर वो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था एक। हाँ जी, वो मैं देख लेता हूँ। सही है। और बाकी भी सॉल्व करके भेज दी थी जो मैंने बेसिक्स करवाई थी, वो तो शुरू वाली कौन सी। एप्टीट्यूड। ठीक है, ओके, वो आ गए थे। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आती है? व्हेन वन पीक फिजिकली ब्लॉकिंग द मोशन ऑफ अ पीक फ्रॉम अपोजिंग सरफेस, कोई भी किसी एक का मोशन रोकने की कोशिश करता है और वो अपोजिट होता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हियर यू कैन सी टू सरफेस इन कांटेक्ट, ये स्मूथ है, और करीब से देखिए तो ये भी थोड़ी थोड़ी रफ है, अगर इनको मैग्नीफाई करके देखा जाए तो सरफेस ऑल्सो अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शनल फोर्सेस आर डिसिपेटिव इन नेचर। डिसिपेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब कि एनर्जी लॉस हो सकता है, एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप हाथ को रब कर रहे हैं, आपस में फ्रिक्शन फोर्स हो रही है, तो कोई एनर्जी है जो डिसिपेट हो रही है इस वक्त आपके हाथ में से रबिंग के वक्त? सर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, एग्जैक्टली। हीट एनर्जी आपके पास डिसिपेट कर रही है, एग्जैक्टली, एज एनर्जी विच कैन अदरवाइज यूज टू बी यूजफुल वर्क, या फिर वो वेस्टेड एनर्जी भी हो सकती है। जैसे कि थर्मल एनर्जी और द हीट प्रोड्यूस्ड, ये वेस्टेड एनर्जी है। लेकिन यूजफुल एनर्जी क्या होगी कि अगर इस रबिंग की वजह से मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, मैं कोई एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, मैं कोई टरबाइन चला जा रहा हूँ, तो with all other factors kept constant, a larger normal contact force will result in a larger frictional force only for static friction. The frictional force between any two surfaces in contact also depends on the nature of the surfaces या फिर roughness of surface. The frictional force between any two surfaces in contact is independent of their contact area. अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? दोनों में कुछ फर्क है, ये दो टाइप्स हैं फ्रिक्शन की, काइनेटिक एंड स्टैटिक। If you try to slide two objects past each other, a small amount of force will result in no motion. The force of friction is greater than the applied force, हम उसको कहेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। बट इफ यू अप्लाई लिटिल मोर फोर्स और वो उतर के ही बाहर हो जाए वो चीज, मतलब एक ट्रेन चल रही है पटरी पे, चलना शुरू हुई, फोर्स लगाई, फ्रिक्शन हुई, लेकिन अगर आपने थोड़ी और फोर्स इंक्रीज की, कि इतनी फ्रिक्शन हो गई कि वो ब्रेक पटरी से ही उतर गई ये चीज, लेकिन उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब तो वो चीज ब्रेक फ्री कर गई, फ्री हो गई है वो चीज, और आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर दिया है। विस्कस फोर्स, सर विस्कस इसमें का क्या दोबारा एक्सप्लेन मतलब करें। होता है? कोई बता सकता है? जी सर। विस्कस का क्या मतलब है? जो होता फ्लूइड्स में। क्या? नहीं ड्राई। ओवरऑल वैसे विस्कस टर्म का क्या मतलब होता सर पता नहीं मैं चेक करता है? हूँ। थिक, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ता विस्कोसिटी,
अच्छा विस्कस विस्कोसिटी, विस्कस, हाँ जी सर वो पढ़ा ठीक है ना? ठीक, अच्छा ठीक। वहां से ही विस्कस का नाम निकला। विस्कस फोर्स फ्लूइड्स के अंदर होगी। अगर मैं पूछूं शहद और पानी में से ज्यादा विस्कस कौन सा है? क्या चीज सर? शहद और पानी, हनी और पानी में से शहद सर, ज्यादा शहद। विस्कस क्या है? शहद। एग्जैक्टली, ठीक है। So it is the frictional force acting on a body when the body moves through a fluid, a liquid or gas, and dissipative in nature. Examples of viscous force is air resistance acting on a moving car and object falling in an air resistance हो सकती है। Viscous force also rise क्योंकि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी एक आपस में एक फोर्स होती है जिसको हम कोहेजन कहते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि कोहेजन की एक फोर्स होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जो हम आगे वो सरफेस टेंशन वगैरह भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कभी कभार। विस्कस फोर्स स्पीड से भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस भी उसी तरह इंक्रीज करेगी, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी ये कहता है आप जितनी फोर्स लगाओगे हवा भी आप पे उतनी ही फोर्स लगाएगी, थर्ड लॉ के मुताबिक। फिर above a critical speed, the fluid flow becomes irregular and turbulent, और viscous force speed के proportionally increase करती रहती है। तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ना मोशन को अपोज कर रहे हैं, खिलाफ है मोशन के दोनों। दोनों डिसिपेटिव भी हैं, एनर्जी लॉसेस भी हो रहे हैं। दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स की वजह से आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। विस्कस फोर्स होती है बिटवीन अ फ्लूइड फ्लूइड और बिटवीन अ फ्लूइड एंड सॉलिड। जैसे कि एक कश्ती पानी के ऊपर है, वो कश्ती जो पानी के ऊपर चली उन दोनों के दरमियान, कश्ती सॉलिड है, पानी लिक्विड है, इनके दरमियान कौन सी फोर्स है? विस्कस फोर्स। और क्या डिफरेंसेस हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव स्पीड से अफेक्ट नहीं होती, विस्कस फोर्स हाँ इंक्रीज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लूइड की जितनी डेप्थ में तेजी से जाएंगे उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स आपके मुंह पे पड़ेगी जब आप डाइव करोगे। फ्रिक्शन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और विस्कस फोर्स तभी एग्जिस्ट करती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में जाएगा। फिर हमारे पास एक चीज आती सर है। वो वाली बात है दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कौन सी वाली? ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट वाली, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स। हर वक्त, हाँ, जैसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होती है ना, वो एक नॉर्मल फ्रिक्शन है, वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की वजह। विस्कस फोर्स जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये कब शुरू होगी? तब कुछ चीज मोशन में जाएगी, जैसी मोशन में जाएगी तब उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स, ठीक है। और ये जो विस्कस फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बहुत कम पूछी जाती है। आपने मेन फ्रिक्शन के ऊपर ही फोकस करना है अपने सिलेबस तो में। सर ये जो एयर रेजिस्टेंस भी तो है, एयर रेजिस्टेंस नहीं पढ़े? एयर रेजिस्टेंस भी अलग से देखेंगे। एयर रेजिस्टेंस हवा में फ्रिक्शन है, वही तो आप, वो तो आप लोग ओ लेवल आईजीसीएस से भी पढ़ चुके हो, तो वो हम बुक से भी जी। देखेंगे, 3 लाइनें लिखी हुई हैं उसके बारे में, वो हो जाएगा। ओके, यूजिंग अ वेक्टर ट्रायंगल। ये वेक्टर ट्रायंगल क्या होता है? सो ये चेक करने के लिए होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर तो वो सारा ट्रायंगल कंप्लीट है तो इसका हम्म, मतलब क्लोज सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है वो। ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे पड़ रही है, एक फोर्स यहाँ से पड़ रही है। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ? ये जाएगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, जी सर। इधर 3 की पड़ रही है, इधर 4 की पड़ रही है, जा वो 5 की, अब ये मैंने फाइंड करनी है। इसका अगर वेक्टर ट्रायंगल बनाओ, कोई सी एक फोर्स से स्टार्ट कर लें, या इससे स्टार्ट कर लें ट्रायंगल, या इससे स्टार्ट कर लें। मैं कहता हूँ चलो इससे कर लेते हैं, ये लगा देते हैं। अच्छा, अब ये है हेड, इसके हेड से इस वेक्टर की मैं टेल इसमें जोड़ूंगा, ठीक हो गया। और जो ये वाला है, ये कैसे आ जाएगा? ये पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड तक ज्वाइन कर ले। समझ आ गई? जी सर। इस तरह करके ये ओ एक लेवल्स इक्विलिब्रियम आईजीसीएस है। में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक इक्विलिब्रियम होता अननोन आ सकती है, तो यू कैन फाइंड इट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग साइन है तो कॉस इक्विलिब्रियम में टैन। होगा ना? क्या चीज? ये इक्विलिब्रियम में होगा ना? ये इक्विलिब्रियम नहीं, वो अलग चीज होती है। वो जो साइक्लिक ट्रायंगल होता है, आप उससे अभी कंफ्यूज कर रहे हो, वो बाद में देखेंगे, वो अलग चीज है। साइक्लिक ट्रायंगल, कोप्लेनर, वो आग बाद में देखते हैं, ये जस्ट अ नॉर्मल वेक्टर ट्रायंगल। सो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर 3 फोर्स इन इक्विलिब्रियम है वो देखें, आप इसका किस तरह से बना सकते हो।
ठीक है, एक क्लोज ट्राइंगल बन जाएगा। इट डजंट मीन कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, बस हम ये देखते हैं कि उसकी जो रिजल्टेंट पे एक्ट कर रही है। Here you can see, consider three forces act on a crate. अब तीन फोर्सेस इस डब्बे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, हमने उनको क्या कर दी, कॉन्करेंट शो कर दी। कॉन्करेंट क्या होता है, दैट दे मस्ट ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट। उन फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट। फोर और मोर फोर्सेस होंगी तो आप उनको भी यहाँ पे शो कर सकते हो यहाँ पे। एंड दे आल्सो मस्ट ऑल एक्ट एट द सेम पॉइंट, तब वो आपके पास कॉन्करेंट होंगी। जस्ट अ बेसिक्स ऑफ हाउ टू ड्रॉ वेक्टर ट्राइंगल। अच्छा, टेल मी व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिफाइन करें इसको। Center of gravity is a point on an object where all the weight of the object appears to act. Exactly. The weight of an object may be taken as the acting at one point known as the center of gravity, या फिर the point on the object where the whole weight of the body seems to act. Now you could think of that point as the position where all the mass of the object could thought to be concentrated as well. और ये आपके पास वो वाली डेफिनेशन है जो आपने पेपर में लिखनी है, आती है, बहुत कॉमन है। Center of gravity of an object is the point through which the weight of the object is taken to act. ये आप देख सकते हैं, ये सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर रहे हैं इस पूरी बीम के ऊपर। यू कैन सी इन द मिडल ऑफ देम। सर अच्छा, वो एक और सेंटर ऑफ, क्वेश्चन भी था इसका सर। जी सर ये फिजिक्स का एक और क्वेश्चन था, वो क्या नाम है उसका, उसमें सर उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में था वो अपना क्या नाम है सर, वो जो एरो वाला मोमेंट्स के मोमेंट्स का क्वेश्चन था सर। उसके अंदर ना वो उसमें लिखा हुआ था कि देयर इट इज यूनिफॉर्म रॉड। तो उसने ना हमें वो नहीं दिया हुआ था, क्या कहते हैं उसका, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, फोर्स दी हुई थी, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। उसने बताया था इट इज यूनिफॉर्म रॉड। तो इसका ये मतलब होता है सर कि ये जो रॉड है इसका जो सेंटर, इसका जो वेट है वो बिल्कुल मिडल में जा वो रहा है सेंटर में फोर्स। होगा ना, और फिर वो राइट लेफ्ट आप निकाल सकते हो, यही मतलब होता कैसे निकालेंगे सर वो, मतलब अगर हम किस तरह निकालेंगे सर उसको। है। आपको मतलब एक फोर्स दी हुई है बस। अब फोर्स क्या, वो दी भी नहीं है सर, वो कह रहे हैं कि इट इज यूनिफॉर्म रॉड और उस पे एक फोर्स लग रही है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, मतलब इसको हम डिवाइड करना है, डिस्टेंस भी चाहिए, डिस्टेंस नहीं गिवन है, फोर्स गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जगह पे गिवन है। बस बताया कि इट इज यूनिफॉर्म रॉड, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है और एक ही फोर्स है तो वो बीच में एक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये चीज ऑब्वियस सी बात होगी। और वो खैर क्वेश्चन नजर आएगा तो देखेंगे, अभी तो इस तरह कुछ समझ नहीं आ रही तो क्या वैल्यू मिले वो क्वेश्चन तो क्या चीज सर। आगे देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन मिले दोबारा तो सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, देख लेंगे क्या हो रही है। सही है सर मतलब। इसका इसका एक निकालने का तरीका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द प्लम्ब लाइन एक्सपेरिमेंट, याद है, कुछ ओ लेवल्स आईजीसीएसई में पढ़ा हुआ? जी सर, वो प्रैक्टिकल किया था मैंने इसका। बिल्कुल, वो प्लम्ब लाइन लटकाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, देखते हैं वो लाइन के साथ जो लाइनें एक्ट कर रही हैं, वेयर ऑल द लाइंस मीट, वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वेयर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू एक्ट। So the weight of an मेरा object अभी is the resultant किया था। force of all the individual weights of its body. अब आपको सारे यहाँ पे इक्वल वेट्स है, इन सब का सम आप देखोगे तो इनके बीच में जो कंबाइन इनका वेट्स का निकलेगा, दैट वुड बी योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस, लेट्स से अनइक्वल, सारे 5-5 केजी के वेट पड़े हैं, यहाँ सारे 10-10 के हो, तो जाहिर सी बात है इट्स गोइंग टू अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटीज पोजीशन। इसके अलावा द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आल्सो अफेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसे? क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ जी जो है, यही तो हमेशा चेंज करती है आपके किसको, वेट को, क्योंकि मास का तो कोई ताल्लुक नहीं, मास ने तो सेम रहना है। इवन चांद पे चले जाओ मास तो तब भी आपका वही रहेगा। बट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो आपकी जी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट डिपेंड्स, और वेट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। Hence, if the distribution of masses and g remain constant on all parts of the object, the center of gravity will coincide with the center of mass of the object. फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है कपल, कपल ऑफ फोर्सेस। कपल क्या होता है? It's a pair of equal parallel forces that are opposite in direction and they produce or prevent the turning of a body. Let's say ये एक पिवट है, एक ये फोर्स है, और एक ये फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इन्होंने एक मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया। मोमेंट क्या होता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये दो फोर्सेस इज नोन एज अ कपल, F1 और F2, these forces are a couple. The forces used to turn the steering wheel of a car constitute a couple as well. Each hand exerts a force parallel but opposite in direction, yet they work together to achieve the same goal.
It tends to produce rotation only, and there is no linear change in motion due to net resultant force being zero. The pair of forces non-concurrent. Non-concurrent क्यों है यहाँ पे ये pair of forces बता सकते हैं? F1 और F2 आपस में non-concurrent क्यों है? क्योंकि सर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में। नहीं, वो रीजन नहीं है। बात सही है, रीजन ये नहीं है। एक सेकेंड। ये एक पॉइंट से अच्छा। पास नहीं कर रहे ना। एक पॉइंट से कौन सी फोर्सेस पास करेंगी? अगर एक यहाँ पे लग रहा है F1 और एक यहाँ पे लग रहा है F2, ये कॉन्करेंट फोर्स होंगी, लेकिन इससे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या है? ये नहीं अपने पॉइंट पे है, वो अपने पॉइंट पे, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे से गुजर रही हैं। इनका आप वेक्टर सर, ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो। कपल तो सिर्फ रोटेशन काम है ना, सिर्फ रोटेशन काम है ऐसा कपल का। हाँ जी। जी सर। देखिए ये नॉन कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, और एक पॉइंट से कर भी नहीं सकती, क्योंकि फिर वो आपके पास टर्निंग इफेक्ट ही नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोमेंट बन ऑफ जाएगी द रॉड। फोर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इज अबाउट द पिवट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पिवट। और एफ इंटू डी वाला फॉर्मूला आपके पास इधर यूज होता है। मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट के? न्यूटन इंटू मीटर। 18 मीटर्स। टॉर्क और मोमेंट्स में क्या फर्क है? सर टॉर्क का मोमेंट फर्क है कि टॉर्क जो है कपल का मोमेंट होता है, हम्म। और मोमेंट जो है सर वो सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ व्हाटएवर। ठीक है। फर्क ये होता है कि आपके पास अगर ये दो फोर्सेस हैं, अगर आपने मोमेंट निकालना है तो आप डिस्टेंस ये लोगे फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स। लेकिन अगर आपने जी सर। टॉर्क लेकिन निकालना है अगर तो आपने आप टॉर्क का डिस्टेंस। निकालना है सर, वो फिर आप फोर्स लेंगे और डिस्टेंस पूरा लेंगे बिटवीन द टू फोर्सेस। बिल्कुल परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, डिफरेंस। दैट would be the torque of a couple. When a driver turns a steering wheel, he exerts two equal but opposite forces on it. जाहिर सी बात है इक्वल फोर्स ही होती है, लेकिन यहाँ से अगर उसने राइट मुड़ना है तो स्टेयरिंग व्हील के इधर फोर्स लगाएगा और इधर फोर्स लगाएगा, तभी आपके पास स्टेयरिंग राइट पे मुड़ेगा। The turning effect of a couple is the sum of the moment of the two forces into the distance उनका हो जाएगा। तो ये F1 प्लस F2 और जो इनके दरमियान का पूरा डिस्टेंस है, ये आपके पास कपल हो जाएगा। The torque of a couple is the product of one of the forces and the perpendicular distance between their lines of action. तो टॉर्क ये भी डिफाइन कर सकते हैं that it is a measure of how much a force is acting on an object that causes that object to actually rotate. The object rotates about an axis which we call the pivot point and we label it as O. O ज्यादातर लेबल किया जाता है, P लिखा होता है या O लिखा होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इनमें से पिवट वाला पॉइंट कौन सा है। We will call the force as F, and the distance from the pivot point to the point where the force acts is called the moment arm। हम उसको R या D से भी डिनोट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे टॉर्क? अब मसला क्या आता है कि फॉर एग्जांपल, अब सीधे सवाल तो आएंगे नहीं, ए लेवल्स आ गया। ये आपके पास एक बीम है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट ऐसे कर रही है, और वो कह रहे हैं ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट्स से डिस्टेंस इज गिवन टू यू, और वो कह रहे हैं कि इसका मोमेंट निकालें। ये आपको फोर्स दी हुई है, कैसे निकालेंगे मोमेंट? एनी आइडिया? सर एंगल दिया होगा ना सर हमें। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है। सर इसका हम ये करेंगे ना, एफ कॉस एफ साइन थीटा इंटू डी, एफ डी साइन थीटा। एफ डी साइन थीटा क्यों लेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं ले सकता मैं? क्योंकि सर कॉस थीटा लेंगे तो सर वो जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स दैट विल बी पैरेलल टू द डिस्टेंस, लेकिन हमें एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर वो चाहिए टू द पिवट। तो सर बिल्कुल। हमें फोर्स के वो दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये है एफ कॉस थीटा और एक है एफ साइन थीटा। मोमेंट्स के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो आप एफ साइन थीटा कर लोगे, बस ये टेढ़ापन आएगा मोमेंट के सवाल में। ओ लेवल्स में तो सीधा सीधा पहले से ही फोर्स दी होती थी। क्लियर? ठीक है। और अगर टॉर्क भी निकालना हो तब भी जब आप सम ऑफ फोर्सेस लें तो साइन थीटा वाला आपने पहले अलग से निकाल लेना कंपोनेंट, डायरेक्ट काम बेशक ना करें, अलग वैसे से कॉस थीटा का भी होता है, मतलब कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है ना सर, मतलब आते हैं क्वेश्चन कॉस थीटा के भी। वर्क डन में आता है। वो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है दैट इज एफ इंटू डी। वो एफ कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस बॉक्स को इस डिस्टेंस की तरफ अब मूव वो करना उसका डिस्टेंस, हमें उस वक्त फोर्स वो चाहिए होती है जो डिस्टेंस में चल रही हो पैरेलल टू द है, वो। एग्जैक्टली,
हाँ, वहां पे आप एफ डी कॉस थीटा करते हो, वो एक है जहाँ पे पैरेलल रिक्वायर होती है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा इस डब्बे के साथ, क्योंकि आपके पास फोर्स ये परपेंडिकुलर इसी नहीं है। डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर यूनिट फोर्स ऑफ लगेगी फोर्स। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। जी सर। So the torque is calculated using the equation Rf sine theta. In other words, torque is the cross product between the distance vector and the distance from the pivot point to the point where force is applied. Using the right hand rule, we can find the direction of the torque vector or flana flana वो आप सब कर लोगे. When there is no resultant force and no resultant torque, a system is in equilibrium. ये question आता है. Describe the two conditions where the system is in equilibrium. तो उसका आंसर क्या होगा? When there is no resultant force or there is no resultant movement or no resultant torque. या दूसरे स्टूडेंट्स लिख देते हैं जवाब, वो भी सही होता है. When the sum of all forces is zero and the sum of anti-clockwise is equal to the clockwise. वो भी सही है, बात वही हो जाती है. No resultant moment वो भी सही है, no resultant torque भी सही है. एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट वो भी सही है. सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स इज जीरो, ये भी सही है. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, वो भी सही है. या नो रिजल्टेंट फोर्स, ये सारी क्या है? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. लेकिन आपने फोर्स का एक मेंशन करना है और एक आपने मूवमेंट या टॉर्क को मेंशन करना है. सही है. जी ठीक है सर। A system is in equilibrium, the state of a body or physical system that is at rest या constant या unchanging mode. वो चीज इक्विलिब्रियम में होगी. स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ वो चीज इक्विलिब्रियम में है जो खड़ी है एक जगह, वो भी. लेकिन द वन विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड अ जीरो एक्सेलरेशन, वो भी आपके पास जो चीज है वो क्या है? एट इक्विलिब्रियम. बेशक चल रही हो लेकिन उसका मोशन में चेंज नहीं आ रहा, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. वी से दैट इट इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम के वही मतलब हो गया क्या? नो नेट फोर्सेस, नो नेट टॉर्क, नो नेट मोमेंट, व्हाटएवर. If a system is in a stable equilibrium, small disturbances जैसे कि कोई एक और फोर्स आए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? कि जब आप एक फोर्स एक्ट करवाते हो, वो चीज एक्सेलरेट करेगी, उस चीज का मोशन चेंज होगा. If a system is in stable equilibrium, small disturbances to the system cause only a temporary change सर मैं इसे रीजन कर लूँ, ये मेरा वो आवाज आपकी कम हो गई है। before it returns to its original state. अभी सही है आवाज? सही है सर, सही है। सर वो आवाज सर तो एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे सर, वो आवाज एकदम से वो हो गई थी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? वही बात है, नो नेट फोर्सेस, नो नेट टॉर्क. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई जगह चीज है वो तो रेस्ट पे है। डिस्टर्ब हो सकती है, बिल्कुल, जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी. तो अगेन वही बात लिखी है, द टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम टू टेक प्लेस फॉर अ रिजिड बॉडी. क्या? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. या आप ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज जीरो. सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज जीरो. रिजल्टेंट फोर्स जीरो का क्या मतलब होता है? कि जब आप सारे सम करोगे वेक्टर्स का, वो जीरो सम हो ऑफ जाएगा आपका। जीरो बन जाएगा. और अगर आप टॉर्क्स का भी सम करोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज हो जाएंगे, वो भी आपके पास जीरो ही आएगा. ये वो दो कंडीशंस हैं दैट प्रूव के वो इक्विलिब्रियम है. और ये सवाल बहुत जरूरी है, बार बार आता है, हर सवाल के कौन एंड सा? पार्ट डी पार्ट ई आता है. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? दो कंडीशंस कौन सी है? सर रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। गुड. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का 2 मार्क की डेफिनेशन आती है. इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सिंपल जवाब है, पहले ही पढ़ा हुआ है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वहां अप्लाई होता है व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. An object is in equilibrium if the sum of all anti-clockwise movements about the pivot is equal to the sum of all clockwise movements about the same pivot. तो वही आपके पास क्या हो गया? अगर आपके पास आते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर फोर्सेस का चैप्टर. इसको बुक में से थोड़ा सा देख लेते हैं. लेट मी ओपन अप द बुक. कौन सी टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास है? कौन सी फॉलो कर रहे पर्पल वाली। हो? अच्छा, एक सेकंड, पर्पल वाली खोल लेता हूँ.
और वैसे सर वो कोई केमिस्ट्री भी की नहीं वो करवाते। वैसे वो करवाते तो नहीं होंगे, नहीं, लेकिन हम करेंगे क्योंकि जरूरी चीज है। और केमिस्ट्री की मैंने ऑरेंज है। पढ़ी गई था बुक। हम्म। बुक पढ़ते रहा करें, वैसे सही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करें, अच्छे होते हैं। जी और सर मैंने भी सारी तैयारी बुक से की थी, मतलब हम्म, रोज की मॉक्स की सारी तैयारी बुक से की थी। केमिस्ट्री की ऑरेंज वाली है। केमिस्ट्री की सर, उसका कवर से मेरे पास कॉपी है ना सर, उस पे वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें मुझे पता नहीं है कौन सी है। अच्छा, ठीक। मेरे ख्याल से सर ऑरेंज वाली है। ठीक, ओके, लेट मी ओपन अप द फिजिक्स वन, इसमें से फोर्सेस वाला चैप्टर कर लेते हैं। अभी तक कौन सा पढ़ा है इसमें से चैप्टर बुक में से कौन कौन से पढ़ लिए? सर मैंने पर्सनली मतलब बुक्स में कभी सभी पढ़ कौन लिए कौन से सर। चैप्टर देख लिए अभी तक? कोर्स के सर सारे पढ़ लिए मैं, जो कोर्स में था। ओके, चैप्टर वन टू काइनेमेटिक्स सब रिवाइज किया हुआ है इस बुक में से एक सारे एक? किया, सारे किया। ओके, अब हम इधर से खोल लेते चलो हैं सर, देखो फोर्सेस। डायनामिक्स में एक बात लिखी हुई थी, चलो सर डायनामिक्स आएगा तब बात कर लूंगा। वो तो जब डायनामिक्स करेंगे तब देख लेंगे। ओके, ठीक है लेट्स लुक एट चैप्टर नंबर 4, फोर्सेस। Combining forces, components of vector, center of gravity, turning effect of a force और torque of a couple, 4.1 2 3 4 5, यही वाली बुक है। ठीक सर। जी सही है वाली। है, इसके चैप्टर 4 खोल लेता हूँ। ये फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4, वेक्टर्स एंड मोमेंट्स। इस चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ना है? अ वेक्टर ट्रायंगल that is used to represent coplanar forces in an equilibrium, फिर resolving a force, making components, कौन कौन से दो components, vertical components, horizontal components, then the weight of a body, center of gravity, moment of a force, torque of a couple, principle of moments, और equilibrium system कब होता है? तो अगर before we start this chapter, what is a vector, और कैसे डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को, and is force a vector as well? डिफाइन करें वेक्टर्स को, कैसे करेंगे? सर वेक्टर्स को, जी, अच्छा वेक्टर डिफाइन करना सर, वेक्टर को यही है सर, इट इज क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, गुड है। फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है एग्जांपल्स? सर, फ्रिक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट, और विस्कस ड्रैग, हम्म, और अपथ्रस्ट, वेट। और ठीक है, ओके। वेट, सो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेलर्स नो अ लॉट अबाउट द वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स, क्योंकि सेलर्स क्या करते हैं, वो बोट वगैरह चलाते हैं, उन्होंने उन्हें विंड डायरेक्शन का पता होता है, अपनी ड्राइविंग फोर्स का पता होता है, और इस हिसाब से अगर उन्हें सीधा जाना है और विंड लेफ्ट की तरफ हो तो वो अपनी बोट पता है राइट की तरफ मोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं राइट जाऊंगा तो ही मैं सीधा जाऊंगा। उनको भी फिजिक्स की नॉलेज होती है। वो देखेंगे कि यार इधर से हवा चल रही है, तो मैं हवा की तरफ ही मूव कर लेता हूं, क्योंकि उसको मुझे वहीं पे धकेलना है। तो वो भी क्या है, सारा कॉन्सेप्ट है तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ही, और एंगुलर फोर्सेस हैं, दैट उनको पता होता है दैट यस द बोट कैन देन सेल एट 45 डिग्रीज टू द विंड। इसलिए वो सारे क्रू वाले, उनको भी सारी ये नॉलेज वगैरह होती है। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो 4.1 combining forces. You have learned that a vector quantity has both magnitude and direction, and an object may have two or more forces acting on it since these are vectors, and we must use vector addition to find their combined effect, which is their result. अब बहुत सी several forces होती हैं that act on a car, जैसे कि एक गाड़ी हिल के ऊपर जाती है। एक तो आपके पास होती है वेट की फोर्स, चाहे एक स्लोप फ्रिक्शन। सीधी हो, टेढ़ी हो, लेफ्ट हो, ऊपर हो, नीचे हो, वेट ने हमेशा 90 डिग्री नीचे लगना। फिर आती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो कि उस स्लोप से परपेंडिकुलर लगेगी। स्लोप ऐसे है तो इस तरह लगेगी, दीवार है तो ऐसे लगेगी। ठीक है, लेकिन वेट तब भी इन सब का नीचे की तरफ ही होगा। फिर आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स होगी, गाड़ी को चलाएगी। फिर एक ड्रैग फोर्स होगी, दैट कैन बी फ्रिक्शन एज वेल, एयर रेजिस्टेंस एज वेल, और इन सब का फिर आपको एक
रिजल्टेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो वी हैव वेट, द नॉर्मल कांटेक्ट ऑफ द रोड, एयर रेजिस्टेंस डी से ड्रैग फोर्स के नाम से शो कर रहे हैं, और एक आपकी इंजन की फॉरवर्ड फोर्स भी लग रही है। If we knew the magnitude and direction of each of these forces, we could work out their combined effect on the car as well. That will it accelerate up the hill or will it slide backwards down the hill? So the combined effect of several forces को हम कहते हैं the resultant force, क्योंकि इन सब का एक टोटल निकलता है। And to see how to work out the resultant, हम वेक्टर ट्राइंगल्स बनाते हैं, माइनस प्लस सेम डायरेक्शन में होंगे ऐड करते हैं, डिफरेंट में होंगे हम माइनस करेंगे। For example, a falling tennis ball may be acted on by two forces, वेट और एयर रेजिस्टेंस। एक बॉल नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर एक वेट एक्ट कर रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अगर मैंने इसकी रिजल्टेंट निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू माइनस डी। सिंपल तरीका जो पहले से पढ़ा हुआ, समझ आ गई। ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि जो भी ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हो, हम उनको हमेशा नेगेटिव साइन देते हैं, और जो भी फॉरवर्ड फोर्सेस या इन डायरेक्शन फोर्सेस लग रही होती हैं, वी यूजुअली गिव देम अ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। साइन। So when adding two or more forces that act in a straight line, we have to take account of their directions. A force may be positive or negative, and we adopt a sign convention to help us decide which is which. And setting up that sign convention, you decide for yourself then which direction वो positive है। ये आप देख सकते हो, सर ये आंसर ड्रैग सेम नहीं फोर्स है, आता? ये वेट है, क्या चीज। आंसर सेम नहीं आता सर? आंसर सेम आएगा। आप या फिर आपने कॉमन रखना, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आज से सारी राइट वालों को पॉजिटिव दूंगा, तो आप देना है। ये नहीं कि कुछ राइट को पॉजिटिव दे दिए, कुछ राइट को नेगेटिव। या अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं यार, मैं सारी राइट को नेगेटिव दूंगा और सारी लेफ्ट को पॉजिटिव दूंगा, फिर उसी बात पे टिक करो, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन आसान है ना, सारे एक ही काम कर लो, सब राइट वाले को पॉजिटिव दो, लेफ्ट वाले को नेगेटिव दो, आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है। Two forces at right angles. You can see figure 4.4 that shows a shuttlecock falling on a windy day. Now there are two forces acting on a shuttlecock. It is vertically downwards, जो उसका होगा वो weight होगा, और फिर आपके पास एक horizontal push of the wind आ रहा है, जिसको मैं R से शो कर देता हूँ, एयर रेजिस्टेंस से, या डी लगा देता हूँ, ड्रैग फोर्स। हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि अगर एक शटल कॉक के ऊपर ये विंड की फोर्स लग रही है, ये वेट लग रहा है, तो ये जाएगा भाई साहब किस डायरेक्शन में, फिर कोई ना कोई इस तरफ ही जाएगा। अब हम इसका बनाएंगे वेक्टर ट्रायंगल। मुझे बताएं, मैं ट्रायंगल बनाना किधर से स्टार्ट करूं, ड्रैग फोर्स से या वेट से। सर आप इसको करेंगे ड्रैग फोर्स से। ठीक है, मर्जी है, चलो ड्रैग से कर लेते हैं। बना इसमें दिया क्या ड्रैग होगा? फोर्स। ओके। अब मुझे अब बताएं, उसकी जो जो वेट है वो मैं टेल है कहाँ पे उसके साथ का लगाऊंगा, जो, राइट पे लेफ्ट पे। सर वो भी हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। नहीं, दो अच्छा ऑप्शन है, या यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं। राइट पे, राइट पे रहेगा सर, राइट पे रहेगा। तो कहीं भी नहीं लगा क्योंकि सकते। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्योंकि आपने उसका हेड उसी टेल से मैच करना है। जी वो सर बिल्कुल। मुझे लगा नहीं एग्जैक्टली सर, exactly। अगर हम उसको उसका उल्टा, अच्छा नहीं उल्टा करके नहीं ना लगा सकते। नहीं नहीं, कहीं नहीं ना लगा सकते, यही तो बात है। हेड टू टेल रूल क्या बताया मैंने अभी, वो यही होता है ना, हेड टू टेल रूल। और जब आप रिजल्टेंट बनाओगे, वो रिजल्टेंट क्या होता है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। Right of the second vector। समझ नहीं आ तो गई। सर वैसे अगर ये जो एक से आप करो कोई और तरीका, मैं देखता हूँ, चलो एक और देख लेते हैं। वेट से बनाना शुरू करते हैं ट्रायंगल। ये लगा दिया एरो। अच्छा, अब ड्रैग फोर्स कहाँ लगाऊं, ऊपर या नीचे। नीचे। जाहिर सी बात है, नीचे की तरफ लगाऊंगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड। ये ले, क्या फर्क है इन दोनों में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये तब मैं यही कह रहा हूँ। हाँ यही सही है, कह रहा हूँ सर। ये क्लियर है। सही है। डायरेक्शन तो वही होनी, जो जी मर्जी सर। कर लो। आप यहाँ पे जी पैरेललोग्राम सर। बना लो ना, इसी को पैरेललोग्राम बना दे, ये वेट है और ये ड्रैग फोर्स है। रिजल्टेंट तब भी बीच में ही आनी है, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो या ये वाला ट्रायंगल ले लो। समझ आई। ठीक है सर। गुड। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एरो, ये सारी अंग्रेजी लिखी है जो मैंने अभी आपको समझा दी है। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आता है, साइन कॉस टेन, सब क्लियर है, मैथ्स वगैरह या करवाऊं। जी सर आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बताएं। सर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर।
ठीक है, कोई सा एक अननोन होगा तो आपने कहा। ठीक है, फिर tan थीटा, अगर एंगल दिया हुआ है तो अच्छी बात है, देखो कि एंगल के साथ कौन सी और फिर दो सर चीजें दी हुई रेशो हैं और वो लगाएंगे। सारा कुछ सही है। अगर एंगल दिया होगा उससे रेशो लगाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। हाँ, फिर आप साइन कॉस tan की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइट, फिर आपका कॉस होता है हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइट, फिर आपका tan होता ओवर है हाइट परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हाइट डिपेंड करता है, लेट्स से बेस। मुझे हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे एंगल भी फाइंड करना है और सही ये वाली आता है। साइड भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब कोई भी तरीका लगा लें यार, अगर आपने पहले साइड फाइंड करनी है तो नहीं साइड तो सही आप आता है। पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे। ठीक है, या अगर साइड नहीं फाइंड करनी तो और एंगल फाइंड करना है, फिर देखो आपको दिया तो क्या फिर क्या आप हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओगे। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो साइन थीटा लगा लें, फिर साइन जी सर। थीटा कर लोगे। लेट्स से अगर कभी आपको एंगल दिया हो और एक ही साइड दी हो, ठीक है, सारे करवा ही देते हैं कि पॉसिबल जो जो है। लेट्स से सर वो एंगल साइन आपको रूल लगाएंगे। 60 दिया हुआ है और आपको बेस निकालनी है, क्या करेंगे? बेस लगाने में से करेंगे। परपेंडिकुलर सर दिया हुआ वही है, लगा देंगे, रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा देंगे। कौन सी वाली? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। गुड, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 है डिवाइडेड बाय बेस निकल आएगा। क्लियर है ना, आता है मतलब? गुड। जी सर आता है। Three or more forces. The spider shown in figure 4.5 is hanging by a thread. It is blown sideways by the wind, and the diagram ये है, ये शो हो रहा है उसी तरह उन्होंने बनाया हुआ है स्पाइडर के ऊपर। कहीं से भी आप शो कर सकते हैं, या यहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, आपसे पास वही वेक्टर ट्रायंगल हमेशा बनेगा। So there is no resultant force. The forces on the spider सर balance out each other, and we say that the सर spider स्पाइडर is वाला in डायग्राम दिखाएं। equilibrium. अच्छा अच्छा टेंशन, अच्छा थ्री फोर्स है। सर अगर दो होती है तो फिर तो हम इसको उसी तरह बनाते हैं ना कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड टू द सेकंड वेक्टर। बिल्कुल, अभी तीन दी हुई थी ना, और तीन साइकिल बना रही कि नहीं, ऐसे 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 जी सर। साइकिल बना रही हैं। जब साइकिल हो तब आपकी वाली बात सही कि इक्विलिब्रियम होगा। जो आप उधर बात कर रहे थे ना कि वो भी इक्विलिब्रियम, नहीं, ये साइकिल नहीं बना रहा, ये वाला ट्रायंगल देखे ना, एक ऐसे जा रहा है तो एक जी ऐसे सर जा रहा है। समझ आई? जी सर। तो जो चीज आपको साइक्लिक ट्रायंगल बना रहा हो ना, साइक्लिक ट्रायंगल्स प्रोड्यूस an object which is in equilibrium. So we can use this idea in two ways. If we work out the resultant force on an object and find that it is zero, this tells us that the object is in equilibrium, और वो सारे add up to zero करेंगे and all of that. ठीक हो गया जी, क्लियर है? यस सर। चलें, क्वेश्चन स्टार्ट करें जो सामने दिया है। सर मैंने किया है पहले, वैसे फिर याद है इसका कैसे करें, दोबारा करके करता हूँ मुझे फिर। सेंड कर दें फिर, ताकि कल वाली क्लास के अंदर हम 4.2 और 4.3 दो और यूनिट्स खत्म करें। हम्म। सही है। सर इसके बाद खत्म है। हाँ, क्लास खत्म हो गई, बाकी कल 4.2 और 4.3 कर लेंगे ना, तो दो और लेक्चर में आपको फोर्सेस खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 1 2 3 और 4 करेंगे। सर मोमेंट्स को करेंगे। मोमेंट्स आगे ही आएगा ना, इसमें 4.4 है ना, ये अभी तो 4.1 अच्छा पे है।